हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। कैसे हो सब? आई थिंक सभी बढ़िया होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी है, बनी भी रहेगी। मैं ऐसी राधा रानी से रोज प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों का जो लक्ष्य है उसे सफल बनाने में सभी की पूरी पूरी मदद कीजिएगा। चलिए, आज की क्लास को मैं शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ट्यूसडे क्लास करूँगा, तो मैं ट्यूसडे ही करता, बट एक्चुअली क्या था ना कि आज हॉलीडे भी था और मुझे कहीं जाना था, थोड़ा सा एक प्रोग्राम था, उसी में जाना था, वो कैंसिल हुआ। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, क्लास को ही कर लेते हैं, क्योंकि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में कहीं से कोई भी ढीला डवाली नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन एक चीज़ और भी है, आज हम लोग हिंदी के क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट और जोड़ रहे हैं, नया अध्याय और जोड़ रहे हैं, जो हम लोग पद्यांश और जिसे हम लोग काव्यांश कहते हैं। आप सब जानते ही हो कि हिंदी में वैसे आपको 30 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और वो 2 भागों में बटा होता है। मतलब 15 नंबर का आपका एक पद्य या काव्य होता है ना। मतलब 2 होते हैं, ठीक है। गद्य और पद्य भी होता है, और पद्य ही पद्य हो सकते हैं, दोनों गद्य हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो तो अलग है, अलग चीज़ है, ठीक है। तो 15 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है, आप ये कह सकते हो। और 15 क्वेश्चंस या 15 मार्क्स की आपकी होती है पेडागोजी। पेडागोजी हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, और हमने आपकी कॉम्प्रिहेंशन क्लास भी स्टार्ट कर दी है। ये मेरी दूसरी क्लास है आज कॉम्प्रिहेंशन में। बाकी पेडागोजी क्लास करीब 8 से 9 में कर चुका हूँ, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। और बच्चे बहुत ही प्यार से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बिल्कुल एग्ज़ाम वाले, परीक्षा वाले क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले रोज़ की तरह मैं जैसा कहता हूँ, मेरा काम थोड़ा सा कर दीजिएगा आप। सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और इससे होगा क्या, शेयर करने से 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि जितने भी सीटेड एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी हेल्प मिल पाएगी, और मैं जितनी उनकी मदद कर पाऊँगा उतनी मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर आप करेंगे तो फिर आपको अगली क्लासेस की नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगी और आप अपने टाइम पर अपनी क्लास को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास को शुरू किया जाए। और ये पैसेज आपके सामने है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो पैसेज के मामले में आपको ध्यान रखनी होती हैं। वो ये हैं कि किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को या पैसेज को, पैराग्राफ को करने से पहले उसके क्वेश्चंस को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे जब आप पैसेज को पढ़ रहे होंगे ना, तो जो क्वेश्चंस आपने पढ़े थे वो बड़ा ही मतलब धूमिल यादों के साथ तुम्हारे पास होंगे, और वो जब पैसेज में मिलते जाएंगे तो उनको आप हाईलाइट करते जाओगे, ठीक है। इससे आपके उत्तर गलत नहीं होंगे और वापस आके पैसेज में आपको वो चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। दूसरी बात का एक चीज़ और ध्यान रखना होता है यहाँ पे, वो ये कि कई बार क्वेश्चन जब पूछता है तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कि जो खुद को उनको लगता है वो उत्तर बनाते हैं। हर बार वो लिखता नहीं है कि पैसेज के अनुसार आपको बताना है, ऊपर जो गद्य में लिखा है या पद्य में लिखा है उसके हिसाब से बताना है, उसके अनुसार बताना है। आपको समझना चाहिए कि जो पैराग्राफ दिया गया है, जितना जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा किसी प्रकार की सूचना हम अपने मस्तिष्क में नहीं जाने देंगे, ठीक है। मान लीजिएगा कि आपका कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल ठीक होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे लिख रखा है कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। अच्छा, रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग, आध्यात्मिक मानव अस्तित्व। तो किसी का उत्तर नहीं ढूंढना बच्चों, बस ऐसे देख लो। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को अपनी खूबियां जान ले, कमियां जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, संघर्ष और विद्रोह करता रहे। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है परिवर्तन महत्वपूर्ण है, मानव जीवन का सत्य है, अपरिपक्वता को दर्शाएंगे, परिवर्तन तीव्र गति से होंगे। अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय, ठीक है, देख लेंगे इसको। प्रत्यय और उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाएगा। मानव के 3 पक्ष हैं, मतलब है ये कुछ न कुछ पैसेज में इसके संबंध में जरूर कुछ कहा गया होगा। आदिमानव ने क्षेत्र में प्रगति की, परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। चलिए देखेंगे इसको क्या है, वो आदिमानव से संबंधित होगा। वहाँ पर उल्लेखनीय परिवर्तन
देखने क्या हो सकता है। और प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था, ये देखना है। चलिए शुरू करते हैं अपने पैसेज को, पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। शुरू कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा मैं अपने पेन को चेंज करना चाहूँगा। हाँ देखिए, इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के प्रारंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाले सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम लोग देख लेंगे अभी। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमज़ोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, इसको हाईलाइट करेंगे हम। कौन कौन सा? भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यहाँ से बड़ी सुंदर लाइन भी हैं और काफ़ी क्वेश्चंस इससे पूछे भी गए हैं नीचे, है ना। तो कह रहे हैं कि मानव का अस्तित्व जो था वो त्रिपक्षी था। एक तो ये कि भौतिक, कुछ मानवों ने अपना भौतिक दुनिया के क्षेत्र में उन्होंने अपना विकास किया, मानसिक क्षेत्र में विकास करना चाहो और आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास करना चाहे। मतलब ये है कि मानव के अस्तित्व का ये तीन ही पक्ष मौजूद हैं। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अभी भी हो रहे हैं। रूपात्मक परिवर्तन समझ लो ना, मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन। मुझे ये पैसेज एक्चुअली बहुत पसंद आया है, आपको भी आना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अभी भी हो रहे हैं। मतलब मनुष्य जो पैदा हो रहा है उसके शक्ल स्वरूप में अंतर देखने को मिला। लगातार हर सदी में इसमें चेंज आ रहे हैं। अगर आप 100 साल पहले के मनुष्यों को आप देख लें, उनकी तस्वीरें देख लें, तो उनके शारीरिक संरचना, गठन कुछ अलग था। आज हमारा कुछ अलग है। आप देख ही रहे हो कि हम दिन पर दिन शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां और कमज़ोर होंगी और लगातार उनके स्वरूप में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। कल हम इतने सुंदर नहीं दिखाई देते थे, आज हम काफ़ी सुंदर दिखने लगे हैं, है ना। मनुष्य में भी भविष्य में भी होंगे। मतलब ये परिवर्तन लगातार होते रहेंगे, ये लेखक का मानना है। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। मतलब कल हम कैसे दिखेंगे ये हम में से किसी को नहीं पता। कल इस दुनिया में क्या चेंज हो जाएंगे, मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, देश कितना प्रगति कर लेगा, ये बात किसी को नहीं पता। और हमारा विकास कैसे होगा, हम क्या खाने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं, क्या पहनने वाले हैं, आप समझ ही रहे हो। ठीक है, हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। ध्यान देना, कैसी प्रगति? आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, जितना कह सकते हो कि ध्यान लगाकर, फोकस्ड होकर आप पैसेज को पढ़ेंगे, उतना ही अच्छी तरीके से आप निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। यार बढ़िया चीज़ है, कुछ तो नहीं करना, ये सिर्फ फ्री का नंबर होता है। ठीक है, और हिंदी को जितना अच्छा मजबूत बना लोगे उतना अच्छा। बाकी कहीं अगर कोई सब्जेक्ट आपका कहीं से वीक हुआ तो आपको ये बैकअप देगा। आपको अच्छा स्कोर करना है। विशेषण विशेष से जानते हो क्या? देखिए, सीटेट की परीक्षा में ग्रामर से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर वो ग्रामर कहीं ना कहीं पूछ लेता है। इसलिए एलिमेंट्री कह सकते हो कि जो ग्रामर है, बेसिक है, वो आपको पता होना चाहिए। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण। जैसे मैं कह दूं कि यह घोड़ा
काला है, तो काला कौन है? घोड़ा है। घोड़े की विशेषता क्या है कि वह काला है, तो घोड़े की विशेषता बता रहा है, इसलिए काला शब्द विशेषण हो जाएगा। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे मैंने जो सेंटेंस यूज़ किया कि यह घोड़ा काला है, तो काला होना किसके लिए बोला गया? घोड़े के लिए। तो मतलब घोड़ा विशेष्य हो गया और काला शब्द विशेषण हो गया। आप यूँ कह सकते हो कि जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह विशेष्य होगा और जो विशेषता बताई जा रही होगी वो विशेषण होगी। देखिए, रूपात्मक परिवर्तन, परिवर्तन कैसा है? रूपात्मक, मतलब ये विशेषण और ये विशेष। हमको क्या बताना है? जो विशेषण या विशेष्य का उदाहरण नहीं होगा। अंधेरे युग, युग कैसा? अंधेरे, विशेषण और विशेष्य। आध्यात्मिक दुनिया, दुनिया कैसी? आध्यात्मिक। मानव अस्तित्व, मानव संज्ञा शब्द हो गया और अस्तित्व की बात हो रही है, एक्सिस्टेंस की बात हो रही है, तो ना तो ये विशेषण है ना ही तो ये विशेष्य है। उत्तर आपका बन जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। बच्चा ध्यान से पढ़ोगे ना तो उत्तर कहीं गलत नहीं होने देंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको फाइनल एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन करने में। जनरली लोग कॉम्प्रिहेंशन को मिस करते हैं, मिस नहीं करना है और बढ़िया कर लेना है। देखिएगा, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? अपनी खूबियाँ जान ले, अपनी कमियाँ जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। जैसे देखा जाए तो ये सब चीज़ें ठीक हैं, बट अगर उन्नति प्राप्त करनी है तो अपनी कमियों को जान ले, ये बात पैसेज में कही गई है। देखना चाहोगे? देख लो। अपनी प्रगति में बाधा डालने वाले सैकड़ों व्यक्तिगत सामाजिक खामियों का क्या करेंगे आप? पता लगाएंगे। क्यों? उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं और चलना है उनको कहाँ? उन्नति के मार्ग पर चलना। दूसरा ये है कि देखिए, हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध ना होने के कारण वे बहुत क्या थे? कमज़ोर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। गद्यांश को के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं थे। जी नहीं, परिवर्तन जीवन का क्या है? सत्य है। वहाँ पर लिखा था कि मानव जीवन आज जैसा है वैसा कल नहीं होगा, जैसे पहले था वैसा आज नहीं होगा, भविष्य में भी मानव जीवन में लगातार परिवर्तन होते रहेंगे। ये बात गद्य में कॉम्प्रिहेंशन में कही गई है। आगे आते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है आपका। अध्यात्म में अगर हम एक प्रत्यय लगा दें, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे बैठ करके उस शब्द के मूल अर्थ को बदल देंगे। ठीक है, तो अध्यात्म में अगर एक जोड़ देंगे तो बन जाएगा आध्यात्मिक। लेकिन सबको ही तो लिखा है आध्यात्मिक ही, लेकिन इसमें से स्पेलिंग के हिसाब से कौन सा सही है? आध्यात्मिक। अगर आपको बच्चा लगे ना कि ये उत्तर कैसे बन सकता है तो देख लीजिएगा, पैसेज में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है और मैंने उस चीज़ को अंडरलाइन किया। ये देखिए क्या लिखा है? आध्यात्मिक। पैसेज में गलत वर्तनी तो नहीं लिखी जाएगी ना। मुझे नहीं पता था कि कैसे लिखा जाएगा, लेकिन हम पैसेज में जाके देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। ठीक है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? ये देख लो। उपसर्ग जानते हो ना कि जो किसी शब्द के पहले आकर के उसके मूल अर्थ को बदल दे वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। मानव में आ पहले रखो तो अमानव होगा। ई अमानवीय क्या बन जाएगा? अमानवीय। क्लियर? तो ये उपसर्ग प्रत्यय मानव के साथ जोड़े जा सकेंगे और उसका अर्थ भी बना रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आएंगे। मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? ये बात पैसेज में हम लोगों ने पढ़ी थी कि मानव के 3 पक्षों का अस्तित्व है।
वो है आपका भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। मिला ऑप्शन नंबर ए, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 7 को ठीक से देखेंगे। आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति की परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो देखिएगा, इसको पढ़िए और ये पैसेज में पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। आदि मानव ने भौतिक, ये वाला लगाइएगा, भौतिक क्षेत्र में प्रगति की किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। बात समझ में आ रही ना? आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति वो नहीं कर सका। ठीक, ये बात पैसेज में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 8, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? बड़े बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, उल्लेखनीय परिवर्तन का तात्पर्य हो जाएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन। ठीक है बच्चा, पैसेज को अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा ना, ठीक से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। दूसरी बात ये है कि पैसेज इतना बढ़िया पढ़िए कि वापस आकर के पैसेज में चीज़ें ना देखनी पड़े तो बेहतर ही होंगी, है ना। और यहाँ मैं बार बार चीज़ों को पैसेज में जाके अगर आपको दिखाऊंगा तो वो भी आप कंफ्यूज होंगे और बार बार आपको पीछे जाना पड़ेगा। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? सभी मनुष्यों के पास। देखिए, ये बात मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए लाइन लिखी है, कहाँ चले गए, ये देखिएगा, ये प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे क्या थे? बहुत कमज़ोर थे। कौन? आदिमानव। तो प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? आदिमानवों के पास नहीं था। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको सब ठीक लगने लगेगा। क्वेश्चन फिर से हम लोग एक काव्यांश, अब देखो अभी तक हम लोग गद्य के सारे क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हम लोग एक काव्य को करेंगे, काव्यांश को पढ़ेंगे और उसके नीचे भी कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, उनका उत्तर देना होगा हमको। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि 9 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ कर लिए और बाकी के 6 और इस कविता से करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। कविता बहुत प्यारी है, देखिएगा। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, व्यवधान बाधा ही होती है। बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। ये बेटा पाठ लिख गया है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है। ये आपका पथ है। क्या है? पथ। ठीक है, पथ है ये। सॉरी, 1 मिनट, इसको जरा मैं ख़त्म करता हूँ। ये आपका पथ है। ठीक, तो ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए। दिगंतर समझते हो? दिगंतर कहते हैं 2 दिशाओं के बीच का कोण या स्पेस। ये याद कर लो, कभी पर्याय में या दिगंतर का अर्थ जैसा प्रश्न आपसे बना सकता है। दिगंतर उसे कहते हैं जो 2 दिशाओं के बीच का स्थान होता है, उसे दिगंतर कहते हैं। तो फिर से पढ़िएगा कि दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अजानी हवा में उड़े जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए। हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं। अगर इस कविता को पढ़ के कैसा फील हो रहा है? मतलब बड़ा जोशीली है, बहुत पैशन वाली कविता है ये, बहुत ताकत से भर रही है। और हर विद्यार्थी को पढ़ के ये सोचना चाहिए कि आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है,
कोई अवरोध पैदा नहीं होगा। आज मैं परीक्षा को अपने लक्ष्य को पाने में पूरी ताकत झोंक देने वाला हूँ, ठीक है। न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए और नहीं कुछ यहाँ राह जो मुझे रोक पाए। चलिए पढ़ते हैं। कवि को कोई कह रहा है, कोई कह रहा का मतलब समझ लो ना, ये लाइन लिखी ना, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं। ये कोई कौन है? अपनी अंतरात्मा है, आपका अपना आत्मबल है, आपका अपना पौरुष है, जो आपके अंदर ताकत से कह रहा है कि धरती और आसमान सिर्फ तेरे लिए बने। देख ले बेटा, मेहनत कर ले, स्ट्रगल कर ले, ठीक है। तो धरती और आसमान उसके लिए हैं। किसके लिए? कवि के लिए। पढ़ते हैं सेकंड नंबर। कविता में दो समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है पर्याय शब्द, या आप कह सकते हो कि जिनको आप सिनोनिम कहते हो इंग्लिश में, शब्द एक ही वाक्य में आए हैं। वह वाक्य कौन सा है? वह वाक्य है अवरोध और बाधा। अवरोध और बाधा दोनों एक ही मतलब है, ये बैरियर्स हैं, आप समझ लो ना, दोनों का मीन एक ही है। मुझे सिनोनिम ही बताना था। कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? दिशाएं। यार वहाँ तो साफ साफ लिखा है, ये देखो ना, ये देख लो, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं। कौन दे रही हैं? दिशाएं। चलिए, अर्थ की दृष्टि से शेष भिन्न शब्द छांटिए। अच्छा भैया देखो, पथ, डगर, ठीक, राह, ये तीनों एक ही मतलब हैं। वे को समझाया जा रहा, रास्ते को कहा जा रहा। धरा मीन्स होती धरती, और ये बाकी से क्या हो जाएगी आपकी? अलग, ठीक। तो उत्तर क्या बन जाएगा आपका? फर्स्ट। कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? अच्छा पता चला, आकाश, धरती, दिशाएं, हवा कौन गा रहा है? आके बेटा देख लो एक बार, नहीं तो कहोगे पता नहीं कैसे उत्तर बना दिया। विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए। गगन क्या होता है? आसमान। उत्तर लगा लो, क्या बन जाएगा? आसमान। कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? आसमान गा रहा है, आकाश गा रहा है। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, तो कोई जो होता है वो सर्वनाम होता है। कोई, कुछ, कोई मिल गया, ठीक है, तो क्या है? सर्वनाम है। ये विशेषण या अव्यय क्रिया नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा आज हम लोगों ने जो हमारा काव्यांश था उसमें से 6 क्वेश्चन, और जो हमारा पद था उसमें से हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस तरह से टोटल 9 + 6 15 क्वेश्चन हमने कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। पेडागोजी की क्लास में कल फिर करूँगा, ठीक है। पेडागोजी की हिंदी पेडागोजी की करूँगा, ठीक है, ताकि ये आपके 15 आज के और 15 कल आपके मिलके 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आप अच्छा पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ज़्यादा तो मैं कहूँगा नहीं, और ज़्यादा बोलने या कहने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी विद्यार्थी ने मेरी बात मानी, एक सिंगल ने भी, ठीक है, और उसने जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर प्रॉपर तरीके से उसने पढ़ा और सीखा, तो मेरी एक गारंटी है कि ये सीडीपी और हिंदी के 60 नंबर आप अपने साथ ले जाओगे। बिल्कुल 1-2 नंबर की भी कहीं कमी नहीं होगी, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल शाम को और करते हैं हिंदी पेडागोजी क्लास, ओके।